प्रवक्ता, 3 सवाल, तीनों का जवाब दीजिए। प्रियंका जी कह रही है कि एंटी मोदी पॉलिटिक्स ये नहीं है, जो मोदी वैमनस्य का आप जिक्र कर रहे हैं। अनुराग जी कह रहे हैं कि ये प्रतीकों वाली राजनीति बंद कीजिए, अगर आपको आदिवासियों की चिंता है तो ये 5% जीएसटी जो आपने लगाया है उसको वापस ले लीजिए। और नासिर साहब कह रहे हैं कि आप प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को और 2024 के लोकसभा चुनाव को एक पटल पर मत रखिए, उस वक्त हम जनता के नाम पर एकजुट हो जाएंगे। सुधांशु जी, तीनों का जवाब। देखिए, मैं बाकायदा उसी क्रम में जवाब देता हूं। प्रियंका जी ने कहा कि संसद के अंदर जो हो रहा था वो मुद्दों की बात थी, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, नियम 267 के तहत दिया जाता है, तो यानी कोई अप्रत्याशित स्थिति आ गई हो तो विधायी कार्य को रोककर डिस्कशन कराया जाए। इन्होंने कहा महंगाई अर्थव्यवस्था पे करेंगे, यही तो पिछले भी सत्र में इन्होंने किया था, उससे पिछले के सत्र में भी किया था। इसका मतलब वो कोई अप्रत्याशित अनायास हुई घटना नहीं है जिसके लिए सारे कार्य रोककर चर्चा की जाए। अब पिछला सत्र, अभी तो ये चल रहा है, पिछले सत्र का उदाहरण देता हूं। पिछला तो बजट सेशन था ना, बजट सेशन में कई बार कहा चेयरमैन ने, उपराष्ट्रपति जी ने कि भाई ये तो वित्तीय बिल पे चर्चा है, अर्थव्यवस्था पे आपको जो बोलना हो इस पे बोलिए, आपको अलॉटेड टाइम में आप केवल महंगाई पे बोलिए, कोई नहीं रोकता ना, मगर फाइनेंस बिल के ऊपर डिस्कशन रोक दो और फिर किस पे चर्चा करो, अर्थव्यवस्था और महंगाई पे। यह दर्शाता है कि चर्चा करना मकसद नहीं, बवाल खड़ा करना था। दूसरा उदाहरण देता हूं, किसान बिल के ऊपर इन्होंने संसद रोके रखी, जब हम लोगों ने कहा चर्चा करो तो उन्होंने कहा ना, कोई चर्चा नहीं होगी, सीधे वापस करिए। वापस ही करना एकमात्र विकल्प है, चर्चा नहीं। ठीक है, जब प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि हम वापस लेते हैं, अब फिर सदन में बवाल, अरे बिना चर्चा के वापस क्यों कर रहे हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए कि वापस क्यों ले रहे हैं। ये दोनों चरित्र जनता ने देखे तो साफ समझ में आ गया कि कोई सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं था। मेरा मकसद था कि हर कदम पे हंगामा होना चाहिए। और हंगामे का क्या स्वरूप दिखा कि राज्यसभा जैसे सदन के ऊपर मेज के ऊपर चढ़ना, चेयर के ऊपर हिंसक हमला करना, माइक तोड़ना, क्या क्या दिखा। खैर, अब अनुराग जी की बात पे आता हूं। अनुराग जी ने बात कही तो मैं उनसे विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि हमने दूध, दही, छाछ, अनाज के ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगाया, केवल पैक्ड के ऊपर लगाया है। ट्राइबल एरिया में कितने लोग पैक्ड पीते हैं और बाकी तो छोड़ दीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जितने भी ग्वाले हैं जो गौ माता से और दूध लेकर बेचने के लिए जाते हैं, तो वो पैकेज्ड, प्रोसेस्ड और वो व्यवस्थित दूध देके जाते हैं, ऐसे जाके बेचते हैं। हमने तो जो कंपनियां जो व्यवस्थित ढंग से काम कर रही, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रही, उनको वही सुविधा मिले जो हमारे एक सामान्य ग्वाल वाले को मिले, वो नहीं होना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड करने के लिए किया है। तीसरी बात जो इन्होंने अभी कही थी अनुराग जी ने, इन्होंने कहा कि उनको लाभ मिल गया। मान्यवर, यह गोपनीय वोट है राष्ट्रपति का, इसमें किसी को नहीं पता लग सकता किसने किसको वोट दिया है। अगर कोई ये कहे कि मैंने वोट दिया है तो उसका कोई प्रमाण नहीं दे सकता, क्योंकि आप पूर्णतः सीक्रेट वोट होता है। और तीसरी बात कह दूं, इन्होंने आरोप लगाया राजभर जी को ये मिल गया। जनाब, हकीकत तो ये है कि आपकी वो स्थिति है कि गठबंधन आपसे संभलता नहीं, अरे भैया, पार्टी आपसे संभलता नहीं, परिवार में न चचा समझ पा रहे हैं न चचा जान समझ पा रहे हैं। और तो और आपके नेता अखिलेश यादव जी का न आजम समझ बच पाए बाई इलेक्शन में, न आजमगढ़ बच पाया, यानी न आजम बचे, न आजमगढ़ बचा। अपनी बारी में सर, आपके बीच में अनुराग जी किसी ने बोला था, आवाज नीचे कीजिए। अनुराग जी, आपके बीच में किसी ने बोला था? किसी ने नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला था। प्लीज इसको शाउटिंग मैच मत बनाइए, अपनी अपनी बारी में बोलिए, मैं आपसे जवाब लूंगी। अपने टर्न पे बोलिए, दर्शकों के साथ अन्याय मत करिए। ठीक है मिस्टर त्रिवेदी, दर्शकों के साथ अन्याय बस। तो मैंने सिर्फ ये कहा, अरे चचा चचा जान तो छोड़िए, ना आजम का गढ़ बचा ना आजमगढ़ बचा, दोनों ही चीजें चली गई। उसके बाद भी इनको सिर्फ आरोप यह है कि मोदी जी के ऊपर। अब मैं बात करना चाहता हूं कि जो हमारे रश्दी जी कह रहे थे कि नहीं नहीं हम इसमें तो एक हैं मगर उसमें एक रहेंगे। मान्यवर, जब लोकसभा का चुनाव होगा ना तो सीटों के बंटवारे पे इतनी सिर फुटअव्वल होगी। अभी देखिए, जब ममता जी ने कहा था कि हम गोवा में लड़ेंगे तो उन्होंने कहा जी गोवा में कितनी सीटों पर प्रभाव है। अब जब ममता जी यहां पर कांग्रेस और लेफ्ट सीट मांगेगी तो ममता जी क्या कहेंगी बंगाल में, तुम तो 0 हो गए थे, तुमको काहे बात की सीट थे। अब बताइए, जब एनसीपी सीट मांगेगी यहां बंगाल में, या जैसे शिवसेना के प्रतिनिधि बैठी हैं वो सीट मांगेगी बंगाल में और ममता जी सीट मांगेगी महाराष्ट्र में, तो क्या होगा। अच्छा चलिए, जब सब अलग अलग रहेंगे तो अपने अपने राज्य के हितों के अनुसार काम करेंगे जीतने के बाद। तो मेरे विचार से क्यों बंगाल में सीट मांगेगी सर? संवैधानिक पद पे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पे एक नहीं हो पाए तो राजनीतिक पद पे क्या करेंगे। ठीक है, ठीक है, मैं आ रही हूं आपके पास तौसीफ साहब। एक बार प्रियंका जी जवाब दे लें। सीट बंटवारा कैसे होगा? वैसे सोच कर ही सिर भारी हो जाता होगा। हाँ।
नहीं, कोई सर भारी नहीं होता है। जितना सर भारी आज सुधांशु जी का लग रहा है। वो कह रहे हैं कि शिवसेना वेस्ट बंगाल में टिकट मांगेगी 2024 में, हम महाराष्ट्र छोड़कर क्यों जाएंगे? फिर वेस्ट बंगाल से टीएमसी के नेता मांगेंगे महाराष्ट्र में। तो आपको या तो लगता है कि ये कोई बच्चे का खेल है, या किसी में समझदारी नहीं है राजनीति की। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में राजनीति की समझदारी नहीं है, सर सत्ताधारी रहने की समझदारी है, और वो आप इलेक्टेड डेमोक्रेसी के माध्यम से कर रहे हैं और एक इन्फोर्स डेमोक्रेसी मॉडल से कर रहे हैं, जहां आप अपनी सारी सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल करके काम हो रहा है। मैं तो आपसे बस यही कहूंगी कि महाराष्ट्र में अभी इतने दिन हो गए हैं, सरकार हमारी गिराई है, दो ही मेंबर्स कैबिनेट बने हुए हैं, जिसमें से एक पे सुप्रीम कोर्ट की तलवार लटकी हुई है कि वो शायद डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। कितना कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है और प्रजातंत्र की जो हवाला दे रहे हैं वो देश की जनता देख रही है। और आने वाला समय, आप हमारी टेंशन मत लीजिए, आप अपनी जिम्मेदारी जो निर्वाहन करनी चाहिए उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है। नासिर साहब जवाब दे दो। दे दीजिए जल्दी से सुधांशु जी, छोटा सा जवाब देता हूं, 2 लाइन का। उनके पास जवाब नहीं है। कल बस एक छोटा सा जवाब। देखिए, जानते प्रियंका जी ने अच्छा बोला, ये सारे दल अपने अपने क्षेत्र में लड़ेंगे तो एक ऐसा गठबंधन बनेगा जिसका कोई कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं होगा। जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं होगा तो बिखरना 2 मिनट का काम है। एक हल्का सा हवा का झोंका आता है, बिखर जाता है। तब कोई भी गठबंधन आज तक तब सर्वाइव किया है जब किसी राष्ट्रीय दल ने उसका नेतृत्व किया है, चाहे कांग्रेस या भाजपा ने। उन्हीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन होगा, कौन सी पार्टी? कोई गठबंधन सरकार कार्यकाल नहीं पूरा करता। प्रियंका जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन होगा, किसका नेतृत्व सबको स्वीकार होगा? सवाल मुझसे था ये। नहीं, देखिए, नेतृत्व किसको स्वीकार होगा, क्या होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, ये अगेन मैं उसके बारे में भी कह रही हूं। जो भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनेगा, जो भी निर्णय होगा, सारे पक्ष अपना हवाला देकर काम करेंगे। रही बात राष्ट्रीय में, एक राष्ट्रीय पक्ष होता है, रीजनल पक्ष होता है। उन्होंने राष्ट्रीय पक्ष की तो बात ही नहीं की, उन्होंने रीजनल पार्टीज का कहा, वो वेस्ट बंगाल जाएंगे, वो उत्तर प्रदेश जाएंगे। तो मैं उसका जवाब दे रही थी और फिर से दोहराऊंगी कि यहां पर अलायंसेस हो चुके हैं। यूपीए जैसी एक सरकार चल चुकी है, एनडीए जैसी सरकार जहां ब्रूटल मेजोरिटी में भारतीय जनता पार्टी नहीं थी तब भी चल चुकी है। वाजपेयी जी को ना भूलिए, वाजपेयी जी के कार्यकाल को ना भूलिए। मनमोहन सिंह जी को आपने खूब, आप लोगों ने गालियां बरसाई हैं, पर उनके कार्यकाल को नहीं भूलिए। अलायंसेस चले हैं और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी तय हुई है और पूरे कार्यकाल ही नहीं, सेकेंड टर्म भी जीते हैं।